नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में जो हमारी आपकी दो लिटरेचर बुक्स हैं, यानी कि गद्य खंड, जो गद्य भाग है उसकी दो बुक्स है। जैसे पहली बुक आपकी है क्षितिज और दूसरी है कृतिका। क्षितिज जो आपकी बुक है उसमें आपका गद्य और काव्य दोनों खंड आते हैं, और लेकिन जो कृतिका आपकी बुक है वो केवल आपकी लिटरेचर बुक है। गद्य खंड यानी कि कहानियां, संस्मरण, लेख आदि उस बुक में आपकी दिए गए हैं। तो आज हम क्योंकि हमारी क्षितिज जो बुक है, यानी कि फर्स्ट बुक जो आपकी है क्षितिज भाग 2, उसके हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं। बहुत सारी कविताएं हमने उसमें पढ़ी, तो उन कविताओं के हमने लगभग सबके ही भावार्थ समझ लिए हैं, प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका कृतिका जो है उसका पहला चैप्टर, माता का आंचल। माता का आंचल जो चैप्टर है ये शिव पूजन सहाय जी द्वारा लिखा गया है, और इसमें छोटे बच्चों के बारे में बताया है कि किस तरह छोटे बच्चे भले ही वो अपने पिताजी के साथ कितने भी ज्यादा जुड़े हुए हों, कितना भी ज्यादा उन्हें पिताजी के साथ समय वो व्यतीत करते हों, लेकिन एक जो उनको जो एक ममता वाला जो आंचल मिलता है वो उनकी माता से ही मिलता है। अर्थात वो जब भी डरे हुए होते हैं, जब भी दुखी होते हैं, या जब भी उन्हें कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो अपनी माता के पास जाना ही पसंद करते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, और ये आपको आपके बचपन के दिनों को, अभी भी आप छोटे हैं, लेकिन जब आप और भी छोटे होंगे, जब आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में पढ़ते होंगे, छोटे बच्चे होंगे, तो उस समय किस तरह आपकी जीवनचर्या होगी, किस तरह आपके घर का माहौल होगा, और किस तरह से आप खेलते होंगे अपने पिताजी के साथ, अपनी माता के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और क्या क्या आपने बदमाशियां करी होंगी बचपन में, वो सारी इसको पढ़ने के बाद आपको भी याद आने वाली हैं, आपके मन में भी वो सारी चीजें आने वाली हैं। क्योंकि चैप्टर ये बहुत बड़ा है, तो इसलिए हमने इस पाठ का केवल सारांश ही लिया है। इस पाठ का सार हम पढ़ेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं की दृष्टि से जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रश्न आपके इस चैप्टर से बनते हैं आपकी परीक्षा में। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का चैप्टर, माता का आंचल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो चैप्टर है ये शिव पूजन सहाय जी द्वारा लिखा गया है। तो ये जो चैप्टर है इसका हम सारांश केवल लेंगे, क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आपकी पाठ्य पुस्तिका, अगर आपके पास पाठ्य पुस्तिका है तो आप उसमें भी इसको एक बार रीड कर सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम इसको समझेंगे अच्छे से। तो इस पाठ के सार में जो लेखक हैं, अर्थात शिव पूजन सहाय जी हैं, उन्होंने शैशव काल के शैशवीय क्रियाकलापों को रेखांकित किया है। अर्थात इस पाठ में जो शिव पूजन सहाय जी हैं, उन्होंने शैशव काल, अर्थात जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल उनकी शैशवीय क्रियाकलापों, अगर हम यहाँ पे हम बाल अवस्था भी कह सकते हैं, और उनकी बाल क्रियाकलापों को भी बताया गया है। ये हम यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि इसमें, इस पाठ के दौरान ये सारी चीजें बताई हैं, जिसमें क्या दिया गया है कि माता पिता के स्नेह, शिशु मंडली द्वारा मिलजुल कर खेले जाने वाले खेल को उद्धृत किया है। अर्थात जो छोटे बच्चे होते हैं उनका माता पिता का जो प्यार है उनके प्रति, और जो शिशु मंडली अर्थात जो बाल मंडली होती है, बच्चों की जो मंडली होती है, उनके द्वारा खेले जाने वाले खेलों को बताया है, खेले जाने वाले खेलों को उद्धृत किया है। और लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि शिशु का पिता
उसके लिए भले ही अधिक उसके साथ भले ही अधिक समय बिताता हो, क्योंकि घर में जब भी छुट्टी होती है तो अक्सर बच्चे अपने पिताजी के साथ खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि माताएं जो होती हैं वो घर के कामों में व्यस्त रहती हैं, कभी खाना बनाना, कभी कपड़े धोना या बाकी के भी घर के जो काम होते हैं उनमें व्यस्त रहती हैं। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, अगर छुट्टी का दिन हो तो उन्हें अपने पापा के साथ खेलना घूमना बहुत ज्यादा पसंद होता है। लेकिन भले ही दोनों एक दूसरे से अत्यधिक स्नेह करते हो, भले ही बच्चा और उसके पिता दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक स्नेह करते हो, किंतु आपदाएं अर्थात बच्चे को जब कोई भी परेशानी आती है तो बच्चा सीधे अपनी माता के पास जाता है, अपनी माता का ही नाम पुकारता है और माता का नाम पुकार कर ही रोने लगता है। आंचल में ही शिशु को शरण मिलती है। ऐसे समय में पिता से अधिक माता की गोद प्रिय और रक्षा करने में समर्थ प्रतीत होती है। भले ही पिताजी कितना भी ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी कि अगर हमें पैसे चाहिए तो हमें पिताजी के पास जाना है, अगर हमें कोई हेल्प चाहिए तो हमें पिताजी के पास जाना है, अगर हमें कहीं पे कोई जरूरत है किसी काम के लिए हमें तो पिताजी के पास जाना है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें जो भी काम होते हैं, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो, चाहे हमारे काम से रिलेटेड हो, तो सारे कामों में भले ही पिताजी हमारी हेल्प करते हैं, पिताजी हमारी मदद करते हैं, भले ही हम पिताजी के साथ खेलते हैं या उनके साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, लेकिन अगर आपदाओं की बात आ जाए या प्रेम की बात आ जाए तो और रक्षा की बात आ जाए तो बच्चा सबसे पहले अपनी मम्मी के पास ही जाना पसंद करता है। अपनी माता की गोद जो होती है वो बच्चे को बहुत ज्यादा प्रिय होती है। देखिए, तो यहाँ पे जो लेखक है इस पाठ में, लेखक बचपन से ही अपने पिताजी के साथ अधिक रहते थे। अपनी माता के साथ उनका जो संबंध था वो दूध पीने तक का ही था, अर्थात बचपन में जब लेखक कहते हैं कि वो बचपन से ही अपने पिताजी के साथ अधिक रहते थे, अर्थात उनका जो सारा ज्यादातर जो टाइम होता था वो अपने पिताजी के साथ बीतता था और अपनी माता के साथ उनका केवल दूध पीने तक का ही संबंध था। जब उनके पिताजी नहा धोकर पूजा करने बैठते तब साथ ही लेखक को भी नहला धुलाकर अपने साथ पूजा में बिठा लेते थे। सुबह के समय में जब क्योंकि माता जी घर के कामों में व्यस्त रहती थी तो पिताजी सुबह के समय में जब नहा धो रहे होते थे तो उस समय लेखक को भी अपने साथ नहला धुलाकर पूजा में बिठाते थे। और क्या करते थे, लेखक के माथे पर विभूत का तिलक देते। उनके सिर पर तो लंबी लंबी जटाएं थी, क्योंकि जो लेखक है उनके माथे पर लंबी लंबी जटाएं थी, अर्थात जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनके बाल नहीं काटे जाते हैं शुरुआत में। 4-5 साल तक जब बच्चे छोटे होते हैं तो अभी के टाइम में तो बहुत जल्दी काट देते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि जो बच्चों के बाल होते हैं वो अक्सर बड़े हुआ करते थे। छोटे बच्चे चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, बालक हो चाहे बालिका हो, किसी के बाल नहीं काटे जाते थे, उनकी छोटी छोटी चुटिया बना दी जाती थी सिर में। तो लेखक के सर में लंबी लंबी जटाएं थी, उस पर विभूत का तिलक लगा देने से लेखक बम बोला बन जाया करते थे। छोटे बच्चे थे, सर पर बहुत घने और घुंघराले बाल थे, जटाओं वाले बाल थे और उस पर उनके पिताजी विभूत का तिलक लगा दिया करते थे, तो लेखक बम बोला बन जाया करते थे। पिताजी लेखक को प्यार से भोलानाथ कहकर बुलाते थे। एक एक शब्द बिल्कुल याद रखने वाला है, शब्दों पर ध्यान दीजिए कि पिताजी लेखक को भोलानाथ कहकर बुलाते थे। शब्द प्रश्न इस तरह भी आ सकता है कि लेखक के पिताजी उनको क्या कहकर बुलाते थे, तो भोलानाथ कहकर बुलाते थे। जबकि मेरा नाम तारकेश्वर नाथ था। लेखक कहते हैं जबकि मेरा नाम तारकेश्वर नाथ, मैं अर्थात लेखक, यहाँ पर लेखक ने अपनी बचपन की बातों का स्मरण करते हुए लिखा हुआ है कि मेरा नाम तारकेश्वर नाथ था। मैं अर्थात लेखक पिताजी को बाबूजी
और माँ को मैया कहकर कहकर पुकारता था। तो बचपन में आज के टाइम की तरह पहले के समय में माता पिता को नहीं बुलाया जाता था। उन्हें बापू, जो पिताजी है उन्हें अक्सर बापूजी और माता को माँ या मैया कहकर बच्चे बुलाते थे। पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो मैं उनके पास बैठा आईने में अपना मुंह निहारा करता था। तो लेखक कहते हैं कि जब पिताजी बैठकर मंदिर में बैठकर रामायण का पाठ करते थे तो लेखक उनके पास बैठकर आईने में अपना मुंह देखते रहते थे और पिताजी के देखने पर शर्मा कर आईना नीचे रख देते और इस पर यानी कि ये देखकर उनके पिताजी मुस्कुरा देते थे। बच्चों का ध्यान अक्सर ऐसा होता है क्योंकि लेखक जो है अभी उनको इतनी समझ नहीं है रामायण की पुस्तक की या गीता के पुस्तक की, तो वो जब उनके पिताजी रामायण की पुस्तक पढ़ते थे, पाठ करते थे, तो वो अक्सर खेल रहे होते थे साइड में और शीशा पड़ा होता था मंदिर पे जो, तो शीशा उठाकर वो अपना मुंह में देख रहे होते थे और अचानक अगर उनके पिताजी देख लेते थे तो शर्मा कर वो आईना नीचे रख देते थे और इस बात पर उनके पिताजी मुस्कुरा देते थे। पिताजी पूजा पाठ के बाद अपनी एक राम नामी बही में राम नाम लिखते थे। तो पिताजी, जो लेखक के पिताजी थे वो पूजा पाठ वाले व्यक्ति थे, पूजा पाठ करते थे। तो उसमें क्या होता था कि जब उनके जो पिताजी थे पूजा पाठ करने के बाद एक रामनामा बही अर्थात एक कॉपी होती थी जिसमें वो राम नामी बही थी, अर्थात राम का नाम लिखी हुई उस पूरी पुस्तिका में केवल राम का नाम ही लिखा हुआ होता था। तो इसी तरह पूजा के बाद उनके पिताजी जो है उसमें राम राम लिखते थे जिससे कि वो एक पूरी पुस्तक बन गई थी। इसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर और उन्हें आटे की गोलियों में लपेट देते थे और इसके बाद गंगा जी के तट पर जाकर आटे की एक एक गोली फेंक कर मछलियों को खिलाते थे। उस समय मैं उनके कंधे पर बैठा होता था। तो उस समय लेखक यहाँ पर छोटे बच्चे का जो प्रेम है वो उनके पिता के प्रति प्रेम को दर्शाया है। तो लेखक कहते हैं कि जिस समय पिताजी ये काम करते थे, चाहे चिड़ियों को दाना खिलाना हो, चाहे फिर कोई भी काम करना हो, तो लेखक अक्सर अपने पिताजी के कंधे पर बैठे होते थे और पिताजी की गोली फेंक में मैं हंस दिया करता था। छोटे बच्चों को कोई भी छोटा सा भी अगर खेल दे दिया जाए तो उस पर वो हंस उठते हैं, खिलखिला उठते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जब पिताजी गोली पानी में डाला करते थे तो इससे मैं हंस पड़ता था। गंगा जी से जब लौटते तो पिताजी रास्ते में झुके पेड़ों की डालों पर बिठाकर, अर्थात किसको बिठाकर, लेखक को बिठाकर झूला झुलाते थे। तो लेखक के पिताजी जब गंगा जी से यानी कि मछली को दाना देने के बाद जब गंगा जी से वापस लौटते तो लेखक को पेड़ों की जो झुकी हुई डालियां होती थी उन पर बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी हमसे कुश्ती लड़ते और खुद नीचे गिर जाते। अक्सर क्या होता है, बच्चों को हंसाने के चक्कर में, बच्चों को खुश करने के लिए जो माता पिता होते हैं वो अपने आप को नीचा दिखाने के लिए भी नहीं पीछे हटते, यानी कि बच्चों के सामने और बच्चों के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं उनकी खुशी के लिए। तो अक्सर मजाक में उनके पिताजी जो है वो उनसे कुश्ती लड़ा करते थे और लड़ते लड़ते गिर जाया करते थे जानबूझ के। और फिर क्या करते थे लेखक, मैं उनकी छाती पर चढ़कर उनकी मूछें उखाड़ने लगता। तो छोटे बच्चे जो होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे जो होते हैं, वो अक्सर अपने पिताजी की गोद में जब होते हैं तो वो उनकी दाढ़ी से, मूछों से खेलते रहते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक आश्चर्य की एक अलग सी बात होती है जब वो ना समझ होते हैं। तो यहाँ पर लेखक भी अपने बचपन के उन्हीं दिनों के बारे में बता रहे हैं कि जब अक्सर वो नीचे गिर जाया करते थे तो हम उनकी छाती पर बैठकर, आपने भी अपने बचपन में बहुत बार
माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों को पैरों पे बिठाकर झूला झुलाते हैं, आसमान में ऐसे उछालते हैं। और कभी कभी बच्चे पिताजी की गोदी में या पिताजी की ऐसी छाती पर बैठकर उनसे खेलते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल लेखक भी अपने पिताजी के साथ उसी तरह प्रेम कर रहे हैं, उसी तरह खेल रहे हैं। और कहते हैं मैं उनकी छाती पर बैठकर उनकी मूछें उखाड़ने लगता था, मूछें उखाड़कर हंसते हुए चूम लेते थे। तो लेखक कहते हैं वो मैं मुझे जब मैं उनकी मूछें उखाड़ता था तो वो मुझे हंसते हुए चूम लेते थे। इससे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे। अक्सर हम बच्चों को प्रेम करते वक्त उनसे इस तरह से बोलते हैं कि चलिए एक मुझे मुझे प्यार कीजिए। तो इसी तरह लेखक के जो पिताजी हैं वो उनसे खट्टा मीठा एक चुम्मा मांगते थे। मैं उनके सामने अपना गाल कर देता था। और लेखक कहते हैं कि यहाँ पर देखिए पूरा जो ये आप यहाँ पर पैराग्राफ देख रहे हैं, इसमें हमें दिख रहा है कि किस तरह का जो प्रेम है वो लेखक और उनके पिताजी के बीच बचपन के दिनों में था। तो अगर आपने भी इस तरह का समय अपने पिताजी के साथ व्यतीत किया है या आप तो अपने पिताजी से कितना प्रेम करते हैं, ये आपको अपनी भी कुछ यादें यहाँ पर स्पष्ट हो रही होंगी। अगर आप, क्योंकि वैसे इतनी ज्यादा बातें हमें याद नहीं रहती है क्योंकि हम उस टाइम पे छोटे होते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि कुछ जो बहुत प्यारी यादें होती है वो हमें हमेशा याद रहती है। और हाँ, दूसरी बात कि जब हमने कोई गलती की होती है, अगर हमें कोई डांट पड़ी हुई होती है, किसी बात के लिए मार पड़ी हुई रहती है, तो वो भी हमें अपनी जिंदगी भर याद रहती है। तो एक पिताजी जानबूझ के तो लेखक कहते हैं मैं उनके सामने अपना गाल कर देता तो वो एक खट्टा चुम्मा और दूसरा मीठा चुम्मा लेते तो मूछे गड़ा देते। उसके बाद लेखक कहते हैं कि जब वो मुझे प्यार करते तो एक तरफ एक खट्टा चुम्मा एक तरफ मीठा चुम्मा लेते तो वो अपनी मूछे मेरे पे गाड़ देते, क्योंकि बच्चे अक्सर रोते हैं। आपने देखा होगा, किसी जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, अगर वो दाढ़ी वाले इंसान को देखें तो वो डर जाते हैं, और अगर उनको प्यार करने जाओ तो वो रो देते हैं। तो फिर लेखक भी वही बता रहे हैं कि मैं झुंझला पड़ता और पिताजी जो है वो बनावटी रोना रोते थे। अर्थात जब लेखक रो पड़ते थे, झुंझला पड़ते थे, गुस्सा हो जाते थे, चिढ़ जाते थे। छोटे बच्चे बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जब मैं इस बात से झुंझला जाता तो मेरे पिताजी बनावटी रोना रोते थे, अर्थात रोने की एक्टिंग करने लगते थे और रोने लग जाते थे। और फिर लेखक खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। अर्थात वो फिर जब उनको लगता कि हाँ पिताजी रोने लग गए हैं तो वो फिर बहुत ज्यादा खिलखिलाकर मुस्कुराकर हंसने लगते थे। कभी माँ अचानक पकड़ लेती और मेरे सिर पर कड़वा तेल डालकर सिर की मालिश करती थी। तो लेखक कहते हैं कभी कभी मेरी माँ मुझे अचानक पकड़ लेती थी और मेरे सिर पर कड़वा तेल अर्थात सरसों का तेल डालकर मालिश किया करती थी। क्योंकि बच्चों के बाल जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 4 5 साल तक बच्चों के बाल काटते नहीं है, थोड़ा बड़े बाल होते हैं अक्सर। ये तो पक्का ही आपके साथ भी हुआ होगा और अक्सर हर छोटे बच्चे के साथ होता है कि वो जब उसके सर पे बाल होते हैं तो उनमें अक्सर जटाएं बन जाती हैं, छोटी छोटी जटाएं बन जाती हैं, ये प्राकृतिक है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को कंघी करवाना या तेल डलवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। छोटे बच्चों को अक्सर उनकी कंघी करो तो वो रोने लगते हैं। और अभी तो इतने सारे प्रोडक्ट्स चल गए हैं, इतने शैम्पू कंडीशनर, तो छोटे बच्चों के बालों को भी हम बहुत ज्यादा अच्छे से रख सकते हैं, बहुत ज्यादा तरीके से उनको सुलझा सकते हैं। लेकिन पहले के समय में जो होता था कि इतनी सारी चीजें नहीं थी, तो छोटे बच्चों के बालों को भी उसी तरह साबुन से धो दिया जाता था, तो उससे और ज्यादा बच्चों के बाल उलझ जाया करते थे। तो जो उनकी लेखक की माता है, लेखक कहते हैं कि अक्सर मेरी माता मुझे पकड़कर मेरे सर पर तेल की मालिश कर दिया करती थी और मैं छटपटाता और रोने लगता और फिर पिताजी बिगड़ उठते, किंतु माँ उबटकर ही छोड़ती थी। अक्सर क्या होता है कि जब माता बच्चों को डांटती है तो पिताजी को बुरा लग जाता है, क्योंकि पिताजी
वैसे तो पिताजी हमें बहुत कम डांटा करते हैं, लेकिन जब डांटते हैं तो उनकी डांट जो होती है वो माँ से भी ज्यादा खतरनाक होती है, माँ से भी ज्यादा डराने वाली होती है। लेकिन बच्चे का रोना जो है वो अक्सर पिता के लिए देखा नहीं जाता, पिता से देखा नहीं जाता। तो पिताजी बिगड़ जाया करते थे, अर्थात गुस्सा हो जाया करते थे, लेकिन जो माँ थी वो तो उबट कर ही छोड़ती थी। अर्थात बच्चे के सिर पर खूब सारा तेल लगाकर कंघी करके ही छोड़ती थी। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, फिर माथे पर एक काजल की छोटी सी बिंदी लगाती, हर एक बच्चे के लिए किया जाता है, नजर के लिए। चोटी में फूलदार लट बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बनाकर तैयार कर देती थी। अक्सर उनकी माता उनको एक माथे पे बिंदी लगाती थी काजल की, फिर चोटी में वो फूलदार लट बना देती थी और रंगीन कुर्ता पजामा पहनाकर कन्हैया बनाकर तैयार कर देती थी। और मैं सिसकता रहता, पिताजी गोद में उठाकर बाहर ले जाते, और लेखक उस समय पर रो रहे होते थे क्योंकि उनके बाल नोचे गए थे, इससे पहले बाल सुलझाए गए थे, जिसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो वो अक्सर वो सिसकिया रहे होते थे, रो रहे होते थे, तो पिताजी उन्हें उठाकर फिर बाहर ले जाते थे। जैसे ही बाहर आते और इंतजार करते हुए बालकों के झुंड को देखते ही मैं सिसकना भूल जाता था। अक्सर ये होता है कि जब हम अपने मित्रों की टोली को देख लेते हैं, घर के अंदर तो हम सारे नखरे करते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं घर के अंदर बहुत ज्यादा उनके नखरे चलते हैं, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, और पूरी जो झुंझलाहट है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, और मतलब सारी चीजें घर के अंदर ही करते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर मित्रों का झुंड बच्चों को मिल जाता है तो वो सारी चीजें भूल जाते हैं, सारी बातें भूल जाते हैं। तो लेखक भी यही कहते हैं, मैं सिसकना भूल कर पिताजी की गोद से उतरकर बालकों के झुंड में मिलकर खेलने लग जाता और तरह तरह के नाटक करने लग जाता, अर्थात तरह तरह के खेल खेलने लगता। वहीं चबूतरे के एक कोने में सब खेल खेलते थे। पिताजी की नहाने वाली चौकी को लेकर उस पर सरकंडे के खंबे बनाते, कागज का टेंट लगाते, मिठाइयों की दुकान लगाते, मिट्टी के ढेलों के लड्डू बनाते, पत्तों की पूड़ी कचौड़ी। तो इस तरह के खेल अक्सर ही सभी बच्चे खेला करते हैं। इस तरह के जो खेल होते हैं सभी बच्चों को खेलना पसंद होता है। तो वो क्या करते थे, पिताजी की जो नहाने की चौकी थी उसको लेकर जाते थे और सरकंडे के खंबे बनाते थे, कागज का टेंट लगा दिया करते थे और फिर मिठाइयों की दुकान उस पे लगाया करते थे, मिट्टी के लड्डू बनाते थे, छोटे छोटे पत्तों की पूड़ियां और कचौड़ियां बनाया करते थे, गीली मिट्टी की जलेबी बनाते थे, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे बनाते थे और दुकान सजाते थे। तो इस तरह के खेल, आप अभी 10th क्लास में है, तो जब आप बचपन में छोटे जब आप होंगे तो अक्सर आपने भी कभी ना कभी इस तरह के कोई ना कोई खेल जरूर खेले होंगे, क्योंकि बच्चों को तो बस कोई चीज मिलनी चाहिए खेलने के लिए। बच्चों का जो दिमाग होता है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है, बहुत ज्यादा तेज होता है, तो वो हर चीज को अपने खेलने के लिए प्रयोग कर लेते हैं और इसमें उन्हें बहुत ज्यादा आनंद भी आता है। और कहते हैं उन्हीं ठीकरों और जस्तों के छोटे छोटे टुकड़ों से पैसे बनाते थे, और उन्हीं जो जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े होते थे उसी से वो पैसे भी बनाते थे। हम बच्चों में से ही खरीदार होते और हम में से ही दुकानदार होते। अगर 5-6 बच्चों का झुंड है तो 2-3 दुकानदार बन जाते थे और 2-3 ग्राहक बन जाते थे। थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान बंद करके घरौंदा बनाते। अब थोड़ी देर बाद वो क्या करते कि मिठाई की दुकान बंद करके अब एक घर बना लेते हैं। रेत की मेड़ ही दीवार बनती, तिनकों का छप्पर बनता, दातून के खंबे और दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बनते, पानी का घी बनता, बालू की चीनी बनती, और ऐसे ही घड़े के टुकड़ों का प्रयोग करके ज्योनार तैयार करते थे। हम ही बच्चे पंगत में बैठते
और पंगत में धीरे 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 से आकर बापूजी भी बैठ जाया करते थे। तो लेखक कहते हैं जब हम इस तरह के खेल खेलते थे, पहले हम दुकान सजाते थे, फिर वही दुकान की जो चीजें हैं दुकान बंद कर देते थे, उसके बाद अपना एक घरौंदा सजाते थे, अर्थात एक घर बनाते थे और उसमें हम बहुत सारी चीजें करते थे कि तिनके इकट्ठे करके छप्पर बनाते थे, दातून के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, पानी के। अगर आपने भी इस तरह के खेल अपने बचपन में खेले हैं तो आपको बहुत ज्यादा अभी वो चीजें याद आ रही होंगी कि किस तरह से बालू की चीनी ऐसे ही घड़ों के टुकड़ों का प्रयोग करके ज्योनार तैयार करते और कहते कि फिर हम ही बच्चे पंगत में बैठते थे, अर्थात खाने के लिए पंक्ति में बैठते थे और फिर हमारी पंगत में धीरे से आकर हमारे बापूजी भी बैठ जाते थे और उनको बैठते देखते ही हम बच्चे घरौंदा बिगाड़ कर भाग उठते। जब देखते कि बापूजी आ गए हैं तो बच्चे अपने घरौंदे को फटाफट से बिगाड़ कर वहां से भाग उठते थे और वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और पूछते फिर कब होगा भोज भोलेनाथ। तो अब फिर पिताजी कहते हैं, वो भी इस बात पर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और फिर पूछते कि आज के बाद फिर कब भोग बनेगा भोलेनाथ। तो इस तरह बहुत प्यारा दिन, जो बहुत प्यारे दिन होते हैं बचपन के, जब हम बहुत सारे ऐसे जब हमें दुनिया की ये सारी चिंताएं नहीं होती कि अक्सर हमारा काम बचपन में पढ़ाई करना होता है लेकिन उसको भी हम उतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। तो बचपन के जो ये दिन हमारे होते हैं ये बहुत ही ज्यादा प्यारे होते हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं। जब हम संसार की सारी अच्छी बुरी चीजों की जानकारी हमें नहीं होती, हम बिल्कुल चिंता मुक्त होते हैं, हमें कोई दुख कहीं तो बचपन में नहीं होता है। दुख हम बचपन में नहीं जानते कि क्या होता है, क्योंकि हम खुद ही बनाते हैं अपने संसार को और खुद ही बिगाड़ते हैं, रोज नया बनाते हैं, रोज नया बिगाड़ते हैं। तो बहुत ही ज्यादा सुकून बचपन के दिनों में भी होता है। अब क्या होता है कि कभी बच्चे बारात निकालते थे। तो लेखक कहते हैं कि कभी कभी हमारा कुछ अलग ही खेल होता था कि हम बारात निकालते थे और क्या करते थे, कनस्तरों का तंबूरा बजता था, जो खाली कनस्तर होते हैं उनसे हम तंबूरा बजाते थे, आम की उगी हुई गुठली को घिस कर शहनाई बनाई जाती थी। तो ये काम तो पक्का ही आपने भी किया होगा कि छोटे जो बच्चे होते हैं, अक्सर शहरों में मैं नहीं कह सकती, लेकिन जब हम गांव की तरफ जाते हैं, गांवों में तो आज भी छोटे बच्चे इस तरह के खेल बहुत ज्यादा खेलते हैं, क्योंकि बच्चों के प्रिय खेल होते हैं इस तरह के काम कि छोटे छोटे जो कनस्तर होते हैं, बारात निकालना, दूल्हा सजाना और कनस्तरों का तंबूरा बनाकर उनको बजाना, या फिर उनसे कोई और खेल खेलना। और जो अक्सर आम को जब हम चूस कर गुठली फेंक देते हैं तो उससे क्या होता है, बरसात के दिनों में एक पौधा उग जाता है, फिर अक्सर हम उस पौधे को उखाड़ते हैं और उसकी गुठली को घिस कर उससे शहनाई बनती है। उसको जब हम उसको बीच से कटा हुआ होता है और उसमें जब हम फूंक मारते हैं तो उससे शहनाई की जैसी आवाज आती है। तो लेखक कहते हैं कि हम में से ही कोई दूल्हा बनता, समधी आदि बनते, अर्थात हम में से ही हम बच्चे ही कोई दूल्हा बन जाता और कोई समधी बन जाता। बारात चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर लौट आती थी, क्योंकि उनके खेलने की जो जगह थी, अक्सर बच्चों की जो खेलने की जगह होती है वो फिक्स होती है, वो अपना पूरा वहां पर पूरी उनकी तैयारी रहती है। तो इसी तरह लेखक का जो खेलने का जगह थी खेलने की, वो भी फिक्स थी। तो वो कहते हैं कि अक्सर बारात चबूतरे के एक कोने से जाती, दूसरे कोने तक जाकर लौट आती थी। और यहाँ पर लेखक ने अपने बचपन की, आप पाठ्य पुस्तिका में देखेंगे, अपने बचपन की कुछ यादों को संजोते हुए कुछ दो यहाँ पर पंक्तियां लिखी हैं। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बूढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग, अर्थात जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बूढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग।
अर्थात जब जहां पर बच्चों बच्चों की मंडली लग जाती है, जहां पर केवल बच्चों की मंडली होती है, तो वहां तो केवल बाजे और मृदंग ही बज सकते हैं। अर्थात खुशी ही खुशी होती है, बच्चों के चेहरे पर जो खुशी होती है खेलते वक्त, वो देखने लायक होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बचपन एक ऐसा समय होता है जब हम सांसारिक चीजों से बिल्कुल अनजान होते हैं, सांसारिकता से अनजान होते हैं। तो उसमें हमें समाज का अच्छा बुरा इन सब चीजों का पता नहीं होता है, तो हम अपनी ही एक हमारी दुनिया होती है, प्यारी सी दुनिया। तो लेखक कहते हैं कि जहां पर बच्चों का इस तरह से बच्चों की मंडली होगी, वहां पर बाजे और मृदंग ही बजेंगे, यानी कि खुशियां ही खुशियां होंगी, हंसी ठिठोली होगी। लेकिन जहां बूढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग, अर्थात जहां पर बड़ों की मंडली लग जाती है, तो सब अपने अपने खर्चे, अपनी अपनी परेशानियां, अपने अपने दुख गिनाने लगते हैं। तो लेखक कहते हैं कि बारात चबूतरे से के एक कोने से दूसरे कोने में जाती, जाकर लौट आती। जिस कोने पर बारात जाती थी, उस कोने को आम के पत्ते और केलों के पत्तों से सजाया जाता था। बच्चे अक्सर देखते थे कि किस तरह शादियां होती हैं, किस तरह शादी का माहौल होता है, तो बच्चे भी उसी तरह के का खेल खेलने की कोशिश करते। तो जिस कोने में बारात जाती थी दुल्हन को लेने के लिए, उस कोने को आम के पत्तों से और केले के पत्तों से सजाया जाता था। लाल कपड़े से ढककर एक बनी पालकी में दुल्हन बैठा दी जाती थी, और बारात के लौटने पर पिताजी पालकी के कपड़े को ऊपर करके देखते थे, तो हम हंसकर भाग जाते थे। तो क्या होता था कि जब बारात वापस लौटकर आती थी, तो अक्सर पिताजी आ जाया करते थे, और वो दुल्हन की जो पालकी होती थी उसका कपड़ा हटाकर देखते थे, क्योंकि वो तो एक खेल चल रहा है। तो वहां पर बच्चे अपने आप ही दुल्हन बनते थे, अपने आप ही दूल्हा बनते थे। तो वो उनके पिताजी जब पालकी का कपड़ा हटाकर देखते, तो हम बच्चे वहां से हंसकर भाग जाया करते थे। इस तरह थोड़ी देर में बच्चों की मंडली खेती करने के लिए जुटती। देखिए, सारे बचपन के जितने खेल होते हैं, वो आपको इस चैप्टर में पढ़ने को देखने को मिल जाएंगे कि जिस तरह थोड़ी देर बाद अब बच्चों की जो मंडली है, अब वो खेती करने के लिए तैयार हो गई है। चबूतरे के एक कोने पर घिरनी गड़ जाती और नीचे की गली कुआं बन जाती। अक्सर इस तरह के खेल हम भी अपने बचपन में खेला करते थे। एक कोने पर थोड़ा सा जो मिट्टी होती थी उसे खोद कर उसके ऊपर पानी डालकर घास के तिनकों को रोपा करते थे। तो इसी तरह यहाँ पर लेखक भी बता रहे हैं कि उनकी भी इसी तरह के खेल हुआ करते थे कि एक कोने पर घिरनी गाड़ देते और नीचे की गली कुआं बन जाती। मंजू की पतली रस्सी बनाकर लेखक कहते हैं कि मंजू की जो पतली रस्सी बनाकर उसका घिरनी पर चढ़ा चुक्कड़ बांध लटका दिया जाता। दो लड़के बैल बनते और पानी खींचने लग जाते। इस तरह के खेल वो खेला करते थे। और जो चबूतरा है वो खेत बन जाता, कंकड़ जो है वो बीज बन जाते, और मेहनत से खेत जोते और बोए जाते, और फसल तैयार हो जाती, और फिर हाथों हाथ उसे काट भी लेते थे, और एक जगह उसे पैरों से रखकर रोंदते, मिट्टी के बने कटोरे से उसे ओसाते। तो इस तरह बच्चे अपने खेलों को लेखक जो है वो अपने बचपन में खेले जाने वाले सभी खेलों को बता रहे हैं किस किस तरह के खेल उन्होंने अपने बचपन में खेले हैं। मिट्टी के बने दियों के तराजू बनाकर, अब क्या होता है कि मिट्टी के जो दिए बने होते थे वो हाथ के हाथ वहां पर खेत बना लेते, और खेत से मेहनत करके बोए जाते, जोते जाते, फिर उसी समय उनकी फसलें भी तैयार हो जाया करती थी। हाथों हाथ वो उन फसलों को काट भी लिया करते थे, कभी पैरों से रोंद कर उनके बीज निकाल लेते, और फिर कभी मिट्टी के टोकरों से उन्हें ओसते थे, और फिर मिट्टी के दियों के तराजू बनाकर तोल कर अब राशि तैयार करते थे, यानी कि अब बेचने की तैयारी उन फसलों को किया करते थे। और तभी बापूजी उनसे पूछते कि इस साल खेती कैसी रही भोलेनाथ।
तो अब यहाँ पर भी बापूजी उनसे पूछा करते थे कि भोलेनाथ इस साल की खेती कैसी रही, कैसी फसल रही इस साल। हम सब राशि छोड़कर भाग उठते, इस तरह खेल खेलते देखकर बटोही भी रुक जाते थे। इस तरह के खेल खेलते देखकर जो बटोही होते थे, अर्थात जो रास्ते में चलने वाले राहगीर होते थे, रास्ते में चलने वाले जो लोग होते थे, वो भी बच्चों को इस तरह के खेल खेलते देखकर रास्ते में ही रुक जाया करते थे। तो बच्चों, आज का जो ये पाठ है, क्योंकि ये सारांश है और इसमें अभी तक हमने बच्चों द्वारा खेले जाने वाले खेलों के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं कि लेखक जिस प्रकार से उन्होंने अपने बचपन को जिया, अपने बचपन का आनंद लिया, और उन सारी चीजों को जो लेखक हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हमें आज के चैप्टर में पता चली कि किस तरह का लेखक का बचपन का जीवन रहा है। तो पाठ का जो शेष भाग है उसे हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इस पाठ को एक बार अपनी पाठ्य पुस्तिका से घर में पढ़ने की कोशिश कीजिए। बार बार कह रही हूँ क्योंकि पाठ जो आपका है वो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो सारे प्रश्न जो है वो इजी हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे करने के लिए। तो मिलेंगे इस पाठ के साथ नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।